राजेश पालवे जी और प्रकाश गावा सर पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही निर्मल बांक से विकास सालुंके और एंजल वन से ओशो कृष्ण भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी से, और टेक्निकल्स पर बात करेंगे केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से। ये सब कुछ ही देर में लाइंड अप है आपके लिए शो में। और अब एक बार ज़रा बात करते हैं मार्केट की। निफ्टी करीब 6 पॉइंट ऊपर 25,970 पर, तो कहना होगा कि 26,000 के आसपास का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, एक रेंज में है अभी। ऑप्शन राइटर्स की रेंज को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट। बैंक निफ्टी भी फ्लैट है, मिड कैप भी फ्लैट है, आज एडवांस डिक्लाइन भी फ्लैट है। तो लेकिन हाँ, कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स हैं जहाँ अच्छे मूव्स हैं। पिछले कुछ मिनटों में मेटल्स में अच्छे मूव आए। अब उसको जिंदल स्टील एंड पावर लीड कर रहा है। जेएसपीएल का स्टॉक 3% ऊपर, साथ ही टाटा स्टील और हिंडाल्को फ्रेश ऑल टाइम हाई पर है एक्चुअली। इसके अलावा इंडस टावर, केन्स टेक, इंडसइंड बैंक, टीटागढ़ रेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेज़ी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, कल इन्होंने गाइडेंस कट की थी, इसके बाद थोड़ा सा इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। 4% नीचे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक। बीएससी, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, ये कुछ और स्टॉक हैं जहां पर इस समय थोड़ी सी आपको करेक्शन दिखाई देगी। वीरू जी, तो ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। मेहमान आपकी स्क्रीन पे हैं विकास जी, प्रकाश गावा से राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से है, और ओशो कृष्ण जी अपना फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। ओशो जी बताइए, आज का संदेश क्या है? 2 ट्रेड्स आपके। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है एंड उसी के हिसाब से अभी हमें सेटअप लेकर के चलना चाहिए। निफ्टी में अगेन 26,000 पे अभी हमें काफी अच्छा राइटिंग देखने को मिल रहा है, कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये एक क्रूशियल जोन रह सकता है एक्सपायरी के दिन को लेकर के, बिकॉज अगर हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें तो काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है पिछले 2 हफ्तों में। नियरली 26 के परसेंटेज पे ट्रेड हो रहा है, मूव कर रहा है अभी। सो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मे बी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन देखने को मिल सकता है। थोड़ा कॉशन का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए एंड थीमेटिक मूवर्स पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। 2 स्टॉक आइडियाज हैं, दोनों बाई के ही रिकमेंडेशन है मेरे। सबसे पहला है एशियन पेंट। एशियन पेंट में अगर हम देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। सो एशियन पेंट पे बाई की सलाह है करंट लेवल्स पे। 2480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 2590 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकंड काउंटर है जिसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, टीटागढ़ में अगर हम देखें तो कल से आज दोनों दिन काफी स्ट्रांग मोमेंटम रहा है एंड अभी भी यहाँ पे मोमेंटम बरकरार है, अपने शॉर्ट टर्म एंड इवन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काउंटर। सो टीटागढ़ पे बाई की राय है करंट लेवल्स पे। नियर अबाउट 885 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 945 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ फ्रेश ट्रेड्स। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी बताइए, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय के। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो मेरे दोनों भी काउंटर बाय साइड में रहेंगे। पहले तो LICI यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 940 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है LICI। और नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिलेगा वो 904 का है, तो 904 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है। दूसरा रहेगा पावर ग्रिड। यहाँ पे हमने देखा है कि कल के सेशन में और परसों के सेशन में यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिली थी 286 से, और मुझे लगता है 286 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 304 का यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो पावर ग्रिड मेरा सेकंड बाय कॉल है। ओके, पावर ग्रिड आपके यहाँ पे बाय कॉल है 290 पर। हालांकि देखिए मार्केट थोड़ा सा स्लिप कर रहा है अभी, और हम जो शुरुआती टिक में फर्स्ट टिक में लो क्रिएट किया था वो वायलेट कर रहे हैं हम इस पर, तो थोड़ा सा। और मोस्ट स्पेशली कल का लो, आज का लो, मतलब कल सेकेंड हाफ का जो लो था वो करीब इसी रेंज में आता है, 25940 920 के आसपास ही आता है। तो प्लीज़ लॉन्ग ट्रेड्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। प्रकाश सर, आपके 2 ट्रेड्स कराएंगे। गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम रहेगा भारत फोर्ज। यस, भारत फोर्ज पर ध्यान है। आप 1312 पर ट्रेड कर रहा है और 1303 का स्टॉप लगाएंगे। करीब 9 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1325। भारत फोर्ज में एक ब्रेकआउट मिला है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है JSW स्टील मेटल स्पेस से ट्रेड कर रहा है 1160 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 1154 का, करीब 6 रुपीज का है। नियर टर्म टारगेट अराउंड 1170 टू 1175 जोन्स। JSW स्टील। JSW स्टील अब
चलते हैं पालवे जी के पास। पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स। अनुज जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है क्यूमिंस इंडिया। ये स्टॉक में अगर देखें तो एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 3-4 सेशन से यहाँ पे आते हुए दिखी, हमें लगता है ये स्टॉक की कंटिन्यूटी रहेगी। फ्यूचर में, नवंबर फ्यूचर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके आना चाहिए करीब 4400 से 4420 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4305 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है लॉरस लैब का। एक कंटिन्यूटी बनी है अप ट्रेंड की। वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है। नवंबर फ्यूचर्स में हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके करीब 968 से लेकर 975। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 940 के आसपास। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सिंस इस संवत में हम पहली बार बात कर रहे हैं, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, ये आप मार्केट में, हालांकि आप ओवरऑल मार्केट व्यू नहीं लेते हैं, ज़्यादातर आपसे हमारी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पर ही बात होती है, लेकिन ओवरऑल कैसा फील कर रहे हैं आप मार्केट को लेकर? देखिए अनुज, जो Q2 के अर्निंग्स रहेंगे वो मेरे ख्याल से फिर से सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना लग रही है। Q2 की बात कर रहा हूं मैं, बट Q3 के लिए, मतलब जो क्वार्टर एंडिंग दिसंबर है, वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आ रहा है। पहली बार लग रहा है 2 साल बाद पहली बार संभावना है कि इंडिया में डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो जीएसटी कट्स का फायदा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इनकम टैक्स कट्स दिए हैं उसका भी फायदा दिख रहा है, और आरबीआई के रेट कट्स का भी एक उछाल दिख रहा है इकोनॉमी में। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है, पोटेंशियली ये पहला क्वार्टर रहेगा 2 साल बाद जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में नजर आएगी। एंड उससे उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी हमारी ऑप्टिमिज्म बढ़ रही है इंडियन इक्विटीज के प्रति। वैल्यूएशन की चिंता अभी भी है। अगर साथ साथ ट्रेड डील भी अमेरिका के साथ साइन हो जाए, अर्निंग्स मोमेंटम थोड़ी इंप्रूव हो रही है, और अगर बजट में अगले साल फिर से टैक्स कट देखने को मिले, तो लग रहा है कि ये जो उछाल इकोनॉमी में आई है Q3 में, वो शायद सस्टेन करे इनटू 2026। बट पहली बार 2 साल बाद लग रहा है कि अर्निंग्स में थोड़ा सा दम दिख रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अर्निंग्स। अच्छा सौरभ जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी यहाँ से, क्योंकि आप मिड कैप्स में आपकी बहुत अच्छी अच्छी फाइंडिंग होती हैं, अभी यहाँ सर इस अर्निंग सीजन के बाद डोमिनेट क्या करेगा? लार्ज कैप, मिड कैप? बहुत संक्षेप में, इनफैक्ट आप ये उत्तर दे भी सकते हैं। डोमिनेंस किसकी रहेगी यहाँ से, आपको लगता है, जो अगर बाजार अगली तेजी पकड़ता है तो? और क्यों? वैल्यूएशंस का प्रॉब्लम अभी भी मिड कैप्स में है। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स अभी भी महंगे लग रहे हैं। मुझे सबसे अट्रैक्टिव स्पेस इंडिया में हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स लग रहा है। जैसे काफी सालों से बात चल रही है आप लोगों के साथ, हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स का लास्ट 5 साल में खास पार्टिसिपेशन रहा नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के बुल रन में। तो HDFC बैंक की बात करें, या अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें, तो कुछ खास पार्टिसिपेशन रहा नहीं। हाल ही में लास्ट फ्यू मंथ्स में HDFC बैंक ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। मुझे मुझे लगता है आगे का जो दौर आ रहा है इकोनॉमिक रिकवरी में, 2026-27 की बात कर रहा हूँ, वहां पे टॉप क्वालिटी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस जैसे कि डिवीज लैब, इनका इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। स्मॉल एंड मिड कैप का जो रैली है, वो अर्निंग्स की जो स्थिति है, स्मॉल एंड मिड कैप की जो अर्निंग्स की स्थिति है, वो नाजुक है। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में क्यों फिर से स्मॉल एंड मिड कैप्स में रैली दिखेगी। लार्ज कैप, क्वालिटी लार्ज कैप्स, वहां पे मुझे अच्छी रिकवरी नजर आ रही है 2026-27 में। ओके, चलिए सौरभ जी, कोई फ्रेश पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो आपने ऐड करे हों या कहीं टॉपअप करा हो, जो आपको इस समय लग रहा है कि अच्छे लेवल्स पर आ गया है स्टॉक? तो देखिए, दो स्पेसेस, अगर लीविंग असाइड लेंडर्स, दो और स्पेसेस जो मुझे लग रहा है कि अट्रैक्टिव रहेगा। पहला, हेल्थ केयर का जो पूरा खेल है, अस्पताल, पैथ लैब्स, डायग्नोस्टिक्स, दवाई, ये वाला क्षेत्र मुझे अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जहां से दिख रहा है भारत सरकार अपना खर्चा पुल बैक कर रही है हेल्थ केयर पे, और भारत सरकार आयुष्मान भारत प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। सो हेल्थ केयर के स्पेस में हमने नारायण हृदयालय में 2 साल पहले निवेश किया था, उसको और बढ़ा रहे हैं उस निवेश को। साथ ही साथ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के साथ हमने विजय डायग्नोस्टिक्स को भी हमारे पोर्टफोलियो में ले लिया है। ब्रॉडर हेल्थ केयर स्पेस मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी अपसाइड की संभावना है।
और जो दूसरा क्षेत्र है इस हेल्थ केयर के संदर्भ में, अगर यूएस इंडिया एफटीए आ जाती है, आई नो फिलहाल फार्मास्यूटिकल्स अफेक्टेड नहीं है ट्रम्प जी के टैरिफ से, बट अगर यूएस इंडिया एफटीए आ जाती है तो वो बड़ा संकेत होगा अमेरिकन बिग फार्मा को कि चाइना प्लस वन प्ले इज बैक ऑन द टेबल, राइट? सो अगर यूएस इंडिया एफटीए आ जाती है अगले 1-2 महीने में, तो चाइना प्लस वन विल बी बैक ऑन द टेबल। मुझे लग रहा है डिवीज लैब जो हमारे पोर्टफोलियो में है, उस प्रकार के स्टॉक को और सपोर्ट मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। सो ये पहला स्पेस है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, जहाँ लॉजिकल है कि ट्रम्प जी के 50% टैरिफ्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स को एक धक्का लगा है। जैसे कि मानिए सोना कॉमस्टार जैसे स्टॉक को धक्का लगा है, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स जैसे स्टॉक को धक्का लगा है, एलटी फूड्स जैसे स्टॉक को धक्का लगा है। अगर ये टैरिफ डील अमेरिका के साथ आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट स्पेस में भी मुझे लगता है एक फिर से एक रैली दिखेगी, बिकॉज लॉजिकल है 15% टैरिफ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्टर्स जो यूएस में सामान बेचते हैं उनको 15% टैरिफ से बहुत फायदा होगा कंपेयर टू द करंट सिचुएशन ऑफ 50%। सो ये दो स्पेसेस हैं जहां पे हम अपने एक्सपोजर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हुए। वाकई मुझे याद है अच्छी तरीके से विजय डायग्नोस्टिक तो सौरभ जी आपने बहुत अच्छी जगह पिक किया था। अच्छा, अगर मैं अभी ट्यून रहूं फार्मा पे ही, मेरे ख्याल से मैं आपके डिस्कशन को पढ़ता रहता हूं कई बार, एक एपीआई सप्लायर का जिक्र किया था एक्विटास केमिकल्स का, और ये आपकी कब की एडिशन है सौरभ जी? बहुत ही अच्छा, स्पेशली आज कौन वीरू जी कौन? हाँ, मतलब बहुत, ये आपका एडिशन किस लेवल पे, और आई मीन मल्टीफोल्ड व्यू दिया, रिटर्न दिया इसने। 500 रुपये हुआ करता था अप्रैल 2024 में, ऑलमोस्ट 1900 तक हो गया। अभी क्या व्यू है इस पर आपका? सो हमने एक्विटास को करीबन दो साल पहले लिया था एक्चुअली, हाँ एग्जैक्टली 2 years अगो लिया था। तब उसका नाम आई थिंक अमी ऑर्गेनिक्स होता था, फिर अमी ऑर्गेनिक्स का नाम बदल के एक्विटास हो गया। सो कंपनी ने हाँ शानदार प्रदर्शन दी है। वैल्यूएशन थोड़ी सी मुझे हाई लग रही है, बट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आ रहे हैं, इसलिए अभी भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। हमारे स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो में एक्विटास का 2 साल से हिस्सा है। शानदार काम किया है कंपनी ने। जैसे आपने समझाया वीरू जी, एक्विटास एपीआई नहीं बनाता, बल्कि दूसरे एपीआई सप्लायर्स जैसे कि डिवीज लैब, दूसरे एपीआई सप्लायर्स जैसे कि डिवीज लैब को रॉ मटेरियल्स बेचता है जो एपीआई के अंदर जाती है। और इनके जो यूरोपियन क्लाइंटेल जो एक्विटास ने बनाई है, जो यूरोपियन बिग फार्मा में जो उनकी क्लाइंटेल बनी है, वो शानदार बनी है। और उसके बदौलत इस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कुछ 40-50% से भाग रही है। वैल्यूएशन हाई लग रही है, बट जैसे मैंने समझाया, पूरा मुझे लग रहा है कि दवाई का जो चाइना प्लस वन प्ले है, दवाई का चाइना प्लस वन प्ले, वो एपीआई मैन्युफैक्चरर जैसे कि डिवीज लैब हो या उसका सप्लायर एक्विटास हो, ये खेल मुझे लग रहा है बड़ा चलेगा अगले 2-3 साल में, स्पेशली अगर यूएस इंडिया एफटीए साइन हो गया। ओके, एक्विटास इंटरेस्टिंग स्टॉक ये यहाँ पर आपने डिस्कस किया। अच्छा, एक जो मार्केट के लिए एक जो पेज फंसा हुआ है इंडो यूएस ट्रेड डील का, अगर वो ट्रेड डील हो जाती है तो क्या उससे रिलेटेड कोई प्ले है जो आपको पोर्टफोलियो में या तो आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं या उसको आप लेना चाहेंगे? तो देखिए, ट्रेड डील मेरे ख्याल से 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो है थोड़ा सिंबॉलिक सा, जनता को दिखाने के लिए, बोथ साइड्स पे जनता को दिखाने के लिए एक दिखावे वाला डील, जहाँ पे 20-25% पे टैरिफ्स होंगे और बोलने के लिए तो ट्रेड डील हो गया, बट इंडिया को शायद बहुत फायदा वैसे टोकन ट्रेड डील से ना हो। और दूसरा हो दमदार ट्रेड डील की 15% टैरिफ्स पे इंडिया अपना सामान यूएस में बेचे। अगर वैसी ट्रेड डील आ गई अनुज, अगर वैसी ट्रेड डील आ गई, तो मुझे लग रहा है ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्टर्स को फायदा रहेगा, एपरल एक्सपोर्टर्स को फायदा रहेगा, जनरली लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज who sell their products into America, उनको एक बड़ा छलांग मिलेगा, बिकॉज 15% किसी दूसरे एशियन कंट्री को, 15% का टैरिफ डील दूसरे एशियन कंट्री को, जापान के अलावा किसी दूसरे एशियन कंट्री को 15% वाला डील मिला नहीं है। तो अगर 15% वाली डील आ गई, तो ऑटो एंसिलरीज, जनरली लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, उस स्पेस में आई थिंक इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ और एक चीज याद रखना चाहिए, देर आर अदर स्पेसेस जैसे कि दवाई, जैसे कि आईटी सर्विसेज, जहाँ पे एक एप्रीहेंशन है, एक आशंका है कि भैया आज नहीं कल शायद ट्रम्प जी का कोई टैरिफ आ जाए। अगर 15% वाली यूएस इंडिया एफटीए आ गई,
तो वो एप्रीहेंशन भी हट जाएगी कि दवाई और आईटी सर्विसेज के ऊपर कोई धक्का भविष्य में आएगा। सो पूरा माहौल अराउंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज इंप्रूव होगा एंड आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट स्पेस टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज डोमेस्टिक इकोनॉमी की हालत मुझे अभी भी थोड़ी नाजुक लग रही है। जॉब क्रिएशन का माहौल इंडिया में ग्रेटेस्ट नहीं है, जॉब क्रिएशन का माहौल अभी इंडिया में थोड़ा कमजोर है, इसलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस को बढ़ावा मिल जाएगा। सो स्मॉल एंड मिड कैप में वैल्यूएशन आर अ कंसर्न। उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस खेलना है तो मेरे ख्याल से खेलना अभी है, बिफोर द इंडिया यूएस एफटीए गेट्स डन। इसलिए हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस का वेटेज पोर्टफोलियो में आज बढ़ा रहे हैं, रादर देन वेटिंग फॉर द डील टू एक्चुअली गेट डन। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ कीडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो इस समय कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय की सबसे बड़ी मैक्रो ट्रेड क्या लेकर चल रहे हैं आप? दो तीन हैं। जो नई बात आज की है कि हमें चार्ट्स पे स्पष्ट प्रतीत होने लग गया है कि ग्लोबली कमोडिटीज का स्पेक्यूलेशन अब मेटल्स बोथ फेरस एंड नॉन फेरस से निकल के एज वेल एज प्रेशियस मेटल से निकल के थोड़ी सी रिलेटिवली लेस पॉपुलर एग्री कमोडिटीज में अगले 2-3 साल बड़ा सट्टा जमेगा। शुगर पे एक बहुत बड़ा कॉल हम ऑलरेडी ले चुके हैं और अब एक एक करके आप देखोगे कि एमसीएक्स पे भी जो एग्री कमोडिटीज हैं सब में बड़े बड़े अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो पहला अप ट्रेंड अगर सीआर ये चार्ट दिखा सके, हमने अपने क्लाइंट्स को जो इंसीडेक्स पे जो दिलाया हुआ है कि टर्मरिक में एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। 12,000 के भाव से हमें लगता है 20-22,000 का भाव कभी भी आ जाएगा। ठीक है, ये इस चार्ट पे मेरी मार्किंग नहीं है, अगले महीने का खुल गया तो एक एक करके मेंथा ऑयल में आ जाएगा, आपके जीरा में आ जाएगा। तो एक एक करके एग्री कमोडिटीज की वर्ल्ड वाइड एक थीम बन रही है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स में भी आगे पीछे जो पिक्चर आएगा हम टाइम टू टाइम आपके लिए कैप्चर करेंगे। एक ही ये बात, और जो लार्जर मैक्रो जो ज्यादा पॉपुलर है, सारे वर्ल्ड में कंसेंसस बन गया, यूएस की इंटरेस्ट रेट्स घटेगी। आप यूएस 10 ईयर बॉन्ड के एक्चुअल प्राइसेस की चार्ट को देखो, मुझे दहशत नजर आती है उस चार्ट में। 20% अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस गिर जाए तो वो अमेरिका की डेट प्रॉब्लम का ज्यादा बेटर सोल्यूशन होगा रादर देन की इंटरेस्ट रेट्स को टेम्पररी घटा ले। और अगर यूएस डॉलर इंडेक्स जोर से बिल्कुल स्पर्ट अप हो जाए, जिसकी तैयारी लग रही है, 120 तक का अगर डॉलर इंडेक्स 2026 के एंड पे आ गया, अभी 98 है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा 120 को अभी भविष्यवाणी न माने, पिछला हाई था 110 का, पहले वहां तक जाने दे। डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है जनरली एसेट मार्केट्स कोलैप्स करते हैं, बट उसका एक अपवाद है। 1980s में डाउ जोन्स सिर्फ 1000 पे थी और पहुंच गई 10,000 पे सिर्फ 6 साल में, जब डॉलर इंडेक्स एक तरफा बढ़ता गया। ऐसा कब होता है? जब यूएस इकोनॉमी में एक अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेंथ लौट आए। तो सबने ट्रंप को राइट ऑफ कर दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, टैरिफ वॉर, उसने एक अकेले आदमी ने सारे संसार का सामना किया, दिवालिया अमेरिका को बचा रहा है और करीब करीब सक्सेसफुल होता जा रहा है। तो डोंट राइट ऑफ दिस बुल मार्केट येट। एक बार 10-15% का करेक्शन वॉल स्ट्रीट पे लगता है, 9 से 10% का एस&पी और नैस्डैक में, और उसके पीछे पीछे हमारी निफ्टी भी काफी नीचे से भाग चुकी है। 4-5% करेक्शन दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। मैक्रो थीम पर इस लेवल से भी अमेरिका का रिवाइवल, जो कि डॉलर इंडेक्स और यूएस रेट्स के बेतहाशा एक साथ ऊपर जाने पे, the world's biggest flight of capital into America is the most maverick thought. It cannot be forecasted. उसकी भविष्यवाणी नहीं करते, उसकी संभावना बनी हुई है, उसका ट्रिगर क्या पता अगले मंगलवार तक, उसके बाद वाले मंगलवार तक आ जाए। तो हम उस थीम को मद्देनजर रखते हुए प्रेशियस मेटल्स में, सिल्वर में हेड एंड शोल्डर बन गया और 20% घट जाएगा, गोल्ड और 10% घट जाएगा, वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपके मोटे प्रश्न का मोटा उत्तर है। अच्छा ठीक है, तो इसका फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फिर क्या निफ्टी भी आप एक व्यू ले रहे हैं कि यहाँ से लॉन्ग करने के बजाय शॉर्ट करके पैसा बनेगा? शॉर्ट टर्म में अगले 10-15 दिन के लिए कोई 3-4% का करेक्शन आ जाए, उसको मैं मैक्रो थीम से नहीं जोड़ता। देखिए, ज्यादातर इस तरह के थीमेटिक डिस्कशंस फंडामेंटल एनालिसिस के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम फंडामेंटल एनालिसिस के साथ जो लोग अपराध करते हैं, अपनी मन गढ़ंत बातों को जोड़ लेना, अज्यूम कर लेना, उस पर थ्योरी बिल्ड कर देना, वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। तो कौन सा मैक्रो कैसे काम कर रहा है, घोड़ा काट को खींच रहा है, काट घोड़े को पुश कर रही है, वो देखना पड़ता है कि पुश है या लीड है। तो
इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर या एशियन मार्केट्स के अंदर या नॉन वेस्टर्न मार्केट्स में अगर इंडिया ने परफॉर्म ही नहीं किया पिछले 1 साल में, और कोरिया कहाँ पहुंच गया, जापान कहाँ पहुंच गया, ताइवान कहाँ पहुंच गया, तो अपनी वही थीम है कि लैगार्ड मार्केट कैन कीप ऑन पुशिंग हायर, कोरिया जापान नीचे आ जाए तो। इसलिए अगले 15 दिन में एक करेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी का, और अगले 3 से 6 महीने में जो हम 27,800 तक की बात को बरकरार रखे में, हमारा व्यू वही का वही रहेगा। चलिए। एक बार शॉर्ट टर्म में आज अगर 25,900 के नीचे निफ्टी बंद दे देती तो हम रात को शॉर्ट लेके जाएंगे। 58,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद दे देती तो 1000 पॉइंट की 1,500 पॉइंट की मंदी। तो रोज की ट्रेडिंग का काम अलग है, स्ट्रेटेजिक व्यू अभी भी सेम है, क्रिसमस तक 27,800। क्रिसमस तक 27,800। चलिए, तो ये इस क्रिसमस में या अगले क्रिसमस में? अब अनुज टांग हर बार खींचोगे तो यार दर्द करने लगेगा ना। तो पूछा क्योंकि इस क्रिसमस में भी 2 महीने बाकी हैं इसके लिए। चलिए ठीक है, अगले क्रिसमस की बात करते हैं। ठीक है, आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया होता है, खैर ऑब्वियसली। अच्छा, मतलब हाँ, क्रिसमस की जगह यार 26 जनवरी पकड़ लो, महीना 20 दिन आगे पीछे। नहीं ठीक है, वो मैं समझ गया बात को। नहीं, टांग नहीं खींचा था क्योंकि सोशली एक सिंपल सी एक चीज़ पूछी थी। अच्छा, एक बात बताइए, आप सेक्टोरली और स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर बेट ले रहे हैं आप इस समय? कोई लग रहा है सेक्टर इस समय एकदम तड़कता भड़कता? सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा है जिस पर हम सीरियसली अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिव होने की सोच रहे हैं जब सिग्नल आए, वो है फेरस एज वेल एज नॉन फेरस मेटल्स के स्टॉक्स। तो वो तो एक सिंपल आंसर हो गया। शॉर्ट टर्म में अलग अलग सेक्टर्स के जो रोटेशंस आते जाते हैं, अब जैसे इंश्योरेंस के सारे स्टॉक्स ने बाई सिग्नल जनरेट कर दिया, एक एक करके पावर सेक्टर के जैसे सारे स्टॉक्स ने अगर बाई सिग्नल जनरेट कर दिया, 2 दिन पहले पीटीसी में बाई आ गया। इंजीनियरिंग के स्टॉक्स में भी टाइम टू टाइम अगर नए नए सिग्नल्स आते जा रहे हैं कि आज सवेरे मान लो भेल ने एक और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल दे दिया कि एक बार यहाँ से 40-50 रुपया बढ़ जाए। 6 महीने वाले 26 जनवरी वाले व्यू में तो हमको भेल 400 रुपया लगता है। अभी जो टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं वो ट्रंप की डील हो जाएगी इसलिए जस्टिफिकेशन हो जाएगा। हमारे क्लाइंट्स पिछले 1 महीने से थोड़ा निबल कर रहे हैं और ब्रेकआउट किसी भी टाइम आने वाले, जिसमें हमारी टॉप पिक्स है केपीआर मिल्स, हिम्मत सिंह का साइडी और आपके गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। अब मीडिया के स्टॉक्स को तो कोई ट्रंप डील से मतलब नहीं है। सन टीवी में ऑलरेडी रिवर्सल हो चुका है, पर थोड़ा सा अटका हुआ पड़ा है स्टॉक, किसी भी टाइम अप ट्रेंड जोर से शुरू होना चाहिए। जी मीडिया और जी एंटरटेनमेंट आपका नेटवर्क 18 डिस्क्लोजर्स डाल दीजिए। तो ये मीडिया के स्टॉक्स में जागरण प्रकाशन में कल बाई आ गया। तो टर्न बाय टर्न बाजार में अंडर करंट स्टॉक्स में स्ट्रांग है। इंडेक्स के खेल अपनी जगह पर अलग अलग हैं। घूम फिरकर बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक्स है, सबको लेना संभव नहीं है। तो ब्रॉडली हमें स्टॉक्स में बड़ी तेजी लगती है, और इंडेक्स में एक बार 3-4% का करेक्शन कोई आ गया एशियन मार्केट करेक्शन के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए, एक चार्ट जहां पर आप कुछ समय से बुलिश थे, वो है वोडाफोन आइडिया। अब कल खबर आई इसमें, और अब कल 10 रुपये हिट किया वोडाफोन आइडिया। अब आज थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पर 982 पर। यहाँ पर आपका पॉजिटिव व्यू इंटैक्ट है? 6 रुपए से हमने एक कॉल लिया था कि इसको ट्रेडिंग करके तो जीत नहीं सकोगे। सरकारी तेजी है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहे तो इसके अंदर में क्या जरूरत है उसे रोकने की। तो पकड़ के जो बैठे, हमारा कॉल था 6 रुपए में कि 20-21 का भाव आ सकता है। और खबरें कब आएंगी? जब एक लेग पूरा हो लेगा। स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु एंटिसिपेट अहेड ऑफ न्यूज। तो न्यूज तो कॉन्फर्मेशन आता है मूव का। तो कल की न्यूज पे आज हम नया नहीं लेंगे, पुलबैक में आएगा तो और ले सकते हैं, नहीं तो जो है उसको हम संभालेंगे। और स्क्रीन पे अगर पीसीआर ने चार्ट दिखाई हो, 6 का कॉल है, 20 तक जा सकता है, देखेंगे 15-16 है, उसके बाद टेक प्रॉफिट करेंगे। और हर न्यूज पे रिएक्ट करने से तो इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, खबरें बार बार आगे पीछे दोनों तरफ की आएंगी, पर नेट नेट अप ट्रेंड ऊपर का है और हम पकड़े रहेंगे इसको। अप ट्रेंड ऊपर का पकड़े रहेंगे। अच्छा, आपने वो प्रेशियस मेटल्स की बात की थी इन पासिंग में, एक बार सिल्वर पे स्पेसिफिक पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सिल्वर पे काफ़ी डिबेट चल रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि एक मल्टी डेकेडल ब्रेकआउट है, अभी इसको शॉर्ट करने वाले और बुरा फंसेंगे। एक हमने शॉर्ट स्क्वीज भी देखा, ETFs में भी बहुत बुरा सीन हुआ। आपका सिल्वर पर स्पेसिफिकली क्या व्यू है? आप यहाँ 2 बातें कहने की इजाजत चाहिए। एक तो हम पैटर्न से ही चलेंगे, ओपिनियन सबके पास है, ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है। और ये एक ऐसा खास पैटर्न है, आपके
बड़े अच्छे मित्र होते थे और आपके नेटवर्क 18 ग्रुप में काफी पॉपुलर टेक्निकल एनालिस्ट भी थे वो अश्विनी गुजराल, जो हेड एंड शोल्डर का अक्सर इस्तेमाल करते थे। तो सिल्वर की ये चार्ट पीसीआर से अनुरोध है दिखाएं, एकदम क्लासिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। वायलेट हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं, चार्ट्स बदल सकती है। ट्रंप ने कुछ और नया तूफान मचा दिया, वायलेशन आएगा तो उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे। पर ये जो क्लासिकल बिल्कुल हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और कल इसका ब्रीच आया, थोड़ा माइनर रीबाउंड है। स्टॉप लॉस कोई येलो लाइन पे ही हो जरूरी नहीं है, थ्योरी किताब में 100 साल पहले लिखी गई थी। तो एक बार यहां से 20% फर्दर डाउन, और आप ये समझ लो 26 जनवरी तक अगर निफ्टी 27,800 होती है तो ये सिल्वर 46 वाली 36 हो जाए, और 10 से 12% का एक बार गोल्ड में करेक्शन लगता है इमीडिएटली। हो सकता है लंबा डाउन ट्रेंड भी चल जाए, बट फिलहाल इतनी फोरकास्ट लेना ठीक लगता है। ओके, कोई कैश मार्केट स्टॉक जो पसंद आ रहा हो इस समय सुशील जी, आपको अच्छा लग रहा हो? रोज नए आइटम्स जुड़ जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको टेक्सटाइल्स और पिया के बारे में बताया, और कल देखो पुराने स्टॉक्स को मैं रिपीट नहीं करता जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, आपको मुझे आधा घंटा इंटरव्यू के लिए देना पड़ेगा। तो अब अल्कोहल के स्टॉक्स चलना शुरू हो गए, शुगर चल रहा है, मीडिया के नए 4 नाम हम जोड़ देंगे, टेक्सटाइल्स में हम 3 नाम जोड़ देंगे, AIA इंजीनियरिंग है, या ये आपके एलिकॉन इंजीनियरिंग है। ये सारे स्टॉक्स एक एक करके लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हर सेक्टर में 4-4, 5-5, 6-6 स्टॉक्स हैं। पीटीसी में लेटेस्ट ब्रेकआउट आ गया, आज सवेरे आ गया। ओके, चलिए, तो काफ़ी आज स्टॉक्स डिस्कस हुए। ये जो BSE पर आपका व्यू पॉजिटिव था, उसमें आप नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक के देख रहे हैं आप? क्या प्रीवियस हाई पर आएगा स्टॉक? अपनी लास्ट बात 4200 की हुई थी, और साथ में मैंने एक संकेत भी दिया था कि उससे भी बहुत ऊपर जा सकता है, पर शिष्टाचार हेतु एक बार 4200 की बात हुई है, समय लगेगा, 3-4 महीने पकड़ के बैठिए। ए ग्रुप में कोई स्टॉक है, आपको ट्रेडिंग करके पैसे उड़ाने का निमंत्रण अगर कैसीनो में मिल जाए तो पैसों को लेके कैसीनो में जाना जरूरी नहीं। मेरे को लगता है जहां बड़ा ट्रेंड मिलता है वहां पकड़ के बैठना बेटर है। ट्रेडिंग तो तब की जानी चाहिए जब कोई ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक हो, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है BSE में, और हम उसको बाय एंड होल्ड को चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स बात करने के लिए। अगले मंगलवार फिर होगी आपसे बातचीत। थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं हमारे सहयोगी प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल सुपर प्रो के खास पेशकश सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे की। हम हर दिन एक ज़ोरदार एक्शन वाले चार्ट को डिकोड करेंगे, तो चलिए देखते हैं अभी सुपर प्रो का चार्ट ऑफ द डे कौन सा है। जी हाँ, ये है LNT का वीकली चार्ट। इसमें देखिए आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से एक बुलिश ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको एक MC सुपर प्रो का चार्ट ऑफ द डे। अगर आपको ऐसे ही एक्शन वाले और मोमेंटम वाले चार्ट पैटर्न समझने हैं तो सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो। प्रोसेस बहुत आसान है, बस आपको स्क्रीन में दिए इस QR कोड को स्कैन करना है। इस फेस्टिव सीजन हम आपके लिए खास ऑफर भी लेकर आए हैं। 10 लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा 1 ग्राम सोना जीतने का मौका। तो सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो को। ओके, चलिए फिर इस शो को यहीं समेटेंगे और कंचन आ गई हैं अगले शो के लिए। कंचन ने भी 1 ग्राम सोना जीतने के लिए स्कैन कर लिया है कोड। 1 ग्राम सोने की वैसे बहुत वैल्यू होती है। 1 ग्राम सोना आज की डेट में 12,000 से ऊपर का है। चलिए इस शो को समेटेंगे और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए जुड़िए कंचन के साथ।